इंसान की जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। कब जिंदगी खत्म हो जाए, कब जिंदगी खत्म कर ली जाए, कब कौन किस मुश्किल में फंस जाए, कब कौन से मामले पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और यह केस भी इस वक्त इन्हीं तरह की तमाम चीजों को लेकर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया और उसके बाद न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश का माहौल गर्मा गया। बहुत सारे लोग सकते में आए। लोग इस बात पर हैरान थे कि इस लेवल का एक अधिकारी, एक इतना बड़ा अधिकारी, एडीजीपी रैंक का अधिकारी, वो आत्महत्या कर सकता है। और उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए, अपने ही महकमे के बड़े बड़े अफसरों पर आरोप लगाए गए, आईपीएस से लेकर आईएएस अधिकारियों पर, जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं कुछ और कुछ मौजूदा अफसर हैं, उन पर आरोप लगाए गए। उनकी पत्नी ये कह रही है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और आप अंदाजा लगाइए कि करवा चौथ का दिन और एक परिवार के सामने इस तरह की स्थिति कि पति का शव मॉर्चरी में रखा हुआ है और पत्नी की तरफ से ये कहा गया कि जो हम शिकायत देना चाहते हैं उसके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी, सरकार के कई मंत्रियों की तरफ से कहा गया कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और इसमें जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसको लेकर तरह तरह की चीजें सोची जाती हैं और इस विषय में वो सब कुछ लग रहा है। राजनीति भी गरमाई हुई है, वार पलटवार का दौर जारी है। जातीय भेदभाव की बातें इस वक्त फिर से देश भर में चर्चाओं के बीच आ चुकी हैं। और आईपीएस पूरन कुमार ने भी अपने सुसाइड नोट में मानसिक उत्पीड़न का, जातीय भेदभाव का आरोप लगाया, झूठे केस में फंसाए जाने के आरोप लगाए, डीजीपी से लेकर एसपी तक पर गंभीर आरोप लगाए और भी कई अधिकारियों पर आरोप लगाए गए। पूर्व मुख्य सचिवों से लेकर और भी कई बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाए गए। बहुत सारी चीजें इस केस ने पूरे देश के सामने रखती हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसको लेकर अपनी राजनीति भी चमकाना चाहते हैं। वो सब हम देख भी रहे हैं। अधिकारी लगातार शोक संतप्त परिवारों से मिलने के लिए, शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। नेता भी जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं, सबके बयान भी आ रहे हैं। 7 तारीख का दिन था। एक एक करके आपको कुछ बातों का जिक्र करते हैं कि 7 तारीख को क्या हुआ था। दोपहर 1 बजे के करीब की बात थी। वाई पूरन कुमार ने अपने जो वहां के उनके घर पर काम करते उनसे कहा कि मैं किसी जरूरी काम से घर के अंदर जो थिएटर हॉल बना हुआ था साउंड प्रूफ, वहां जा रहा हूं और किसी से मुलाकात नहीं होगी, किसी से बात नहीं होगी, मुझको डिस्टर्ब न किया जाए। और उस दौरान उन्होंने हो सकता है कि काफी देर तक सुसाइड नोट लिखा हो या जो भी उनको उनकी तरफ से लिखा गया होगा। उनकी पत्नी, हम सबको मालूम है कि जापान दौरे पर गई हुई थी, एक डेलीगेशन गया था मुख्यमंत्री के साथ, उसका वो हिस्सा थी। और वाई पूरन ने अपनी पत्नी को सुसाइड नोट भेजा और अपने कुछ 1-2 आईपीएस दोस्तों को सुसाइड नोट भेजा और उसके बाद उनकी पत्नी ने लगातार उनको 15 फोन किए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। एक बेटी अमेरिका में थी और एक बेटी चंडीगढ़ में रहती है, लेकिन वो कहीं गई हुई थी बाजार। जिस तरह के बयान आए हैं जो घर में नौकर हैं उनकी तरफ से, जो काम करने वाले उनकी तरफ से, तो उनको फ़ोन किया कि जाकर देखो कि फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, क्या बात है। और जब जाकर देखा तो जाहिर सी बात है कि बेटी के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई होगी। पुलिस को सूचना दी गई। फिर 8 तारीख की घटना सामने आती है। पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहां पहुंची थी और सारी चीज़ें निकलकर सामने आई। पुलिस ने पुष्टि की थी। 7 तारीख को पुलिस ने पुष्टि की कि एक शव मिला है और वो आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का है। 8 तारीख को पत्नी वापस आती हैं। लोगों को लगता है कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होता है। फिर एक बात यह आती है कि बेटी विदेश में है तो इस वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो, अब उनके आने पर पोस्टमार्टम होगा। लेकिन फिर और बातें आगे बढ़ती हैं। कहा जाता है कि पहले इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए और उसके बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जिन लोगों का नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है उनके खिलाफ एफआईआर हो। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी खुद एक बड़ी अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं और कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी वो संभाल चुकी हैं और संभाल रही हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि डीजीपी के खिलाफ और एसपी रोहतक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जिन जिन लोगों के नाम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, जिन जिन पर भी सुसाइड नोट में प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। पूरन कुमार ने अपने 9 पेज के सुसाइड नोट में 1 पेज ऐसा भी था जिसमें अपनी पूरी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी, वसीयत कर दी। 8 तारीख का ये दिन गुजर जाता है। इंतजार किया जाता है कि शायद पोस्टमार्टम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद खबर आती है कि पहले एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई की जाए,
सस्पेंड किया जाए, गिरफ्तारियां हो इस मामले में जिन जिन पर भी आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिर 9 तारीख की तारीख आती है। 9 तारीख को क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री जापान से लौटने के बाद सीधे वो दिल्ली के बाद वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। अवनीत पी कुमार से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं। शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। दिवंगत वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी दौरान यह भी सुनने में आया कि एयरपोर्ट पर डीजीपी से उन्होंने रिपोर्ट ली, लेकिन फिर मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचते हैं, काफी देर तक वहां बैठे रहते हैं और भी कई अधिकारी पहुंचते हैं। मुख्य सचिव उस दौरान घर पर पहुंचते हैं, गृह सचिव पहुंचते हैं, कई मंत्री पहुंचते हैं। और इसी दौरान वाई पूरन कुमार की पत्नी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया, 2 पेज का पत्र, और उसमें उन्होंने ये कहा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई हो, सस्पेंड किया जाना चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और तभी उसके बाद हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाम को उसी दिन फिर शाम को मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग होती है, हाई लेवल मीटिंग, और मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी पहुंचते हैं, डीजीपी शत्रुजीत कपूर पहुंचते हैं, मुख्य सचिव पहुंचते हैं, अनुराग रस्तोगी, एजी हरियाणा पहुंचते हैं, सीआईडी के चीफ पहुंचते हैं। काफी देर तक वहां पर बातचीत होती है। खबरें आती हैं कि इस मामले को लेकर बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी, कुछ अधिकारियों के नाम सामने आते हैं और दिन इसी तरह से 9 तारीख का भी गुजर जाता है और 10 तारीख को यह मामला और गर्मा जाता है। 9 तारीख को बयानबाजी शुरू हो जाती है। राहुल गांधी का ट्वीट आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आता है, बीजेपी पर निशाना साधा जाता है, सरकार पर निशाना साधा जाता है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी पलटवार किए जाते हैं, क्योंकि इस मामले में पूरी तरह से जातीय भेदभाव का एंगल भी सामने आया और बार बार सुसाइड नोट में भी वाई पूरन कुमार ने यह जिक्र किया कि उनको जातीय भेदभाव के आधार पर भी परेशान किया गया। 10 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगता है कि अब पोस्टमार्टम आज हो जाएगा, लेकिन 10 तारीख को भी पोस्टमार्टम नहीं होता है। लेकिन 9 तारीख को आपको याद है कि 9 तारीख की रात को एक खबर आती है कि चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है सुसाइड नोट के आधार पर। लेकिन अगले दिन यानी 10 तारीख को वाई पूरन कुमार की पत्नी कहती है कि एफआईआर से वो संतुष्ट नहीं है। एफआईआर में जिस तरह से हम चाहते थे उस तरह से नहीं हुई है। धाराओं को लेकर भी वो आपत्ति जताती हैं। धाराओं को लेकर भी जो धाराएं लगाई गई हैं, चाहे वो SC/ST से रिलेटेड धाराएं हो या फिर आत्महत्या के या जो सुसाइड नोट के आधार पर धारा लग सकती थी, जिस तरह की वो चाहती थी, उस हिसाब से वो संतुष्ट नजर नहीं आती हैं। और फिर उसके बाद उनकी तरफ से एक और पत्र चंडीगढ़ पुलिस को दिया जाता है कि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में 7 कॉलम में नाम लिखे, जिन जिन लोगों के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, डीजीपी का नाम लिखा जाए, बाकायदा एसपी का लिखा जाए। ये सारी चीजें उनकी तरफ से की जाती हैं। वरुण मुलाना पहुंचते हैं परिवार से मिलने। वरुण मुलाना और परिवार के बताया जा रहा है कि परिवार के कुछ लोग जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, गुलाब चंद कटारिया, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। और फिर एक खबर यह आती है कि इसके अलावा राजनीतिक लोग पहुंचते हैं और फिर राजनीतिक बयानों का सिलसिला और तेज शुरू हो जाता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस मामले पर बयान देते हैं। वो सरकार से अपील करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और भी अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से बयान आते हैं। राहुल गांधी का बयान भी आ चुका था, प्रियंका गांधी का फिर बयान आता है। इसके अलावा कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो की तरफ से, जेजेपी नेताओं की तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से, अनिल विज की तरफ से भी बयान दिया गया कि जिस तरह से इस मामले को कांग्रेस लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करे, इस तरह की बातें नहीं है। कृष्ण बेदी का बयान भी आता है। फिर शाम को एक खबर आती है कि इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस परिवार की तरफ से की जाएगी। आईएएस एसोसिएशन की बैठक की खबर आती है, परिवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आती है। हालांकि वो नहीं हो पाती है, किसी वजह से वो स्थगित कर दी जाती है, नहीं हो पाती है। कुछ आईएएस अधिकारी पहुंचते हैं, चंडीगढ़ के डीजीपी से मुलाकात होती है। कुल मिलाकर बात यह होती है कि अभी मामला वहीं के वहीं है, ना पोस्टमार्टम हुआ। और जिस तरह की बातें आ रही थी डीजीपी को लेकर के, डीजीपी को बदला जा सकता है, कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति की जा सकती है, डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा जा सकता है, तो वो रात को 8:45 बजे तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है शव का। परिवार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि जब तक एफआईआर उनके हिसाब से दर्ज नहीं होगी, जो धाराएं हैं उस हिसाब से दर्ज नहीं होगी, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। सामाजिक संगठनों के लोग पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पहुंचे, उन्होंने कहा कि वो परिवार के साथ खड़े हुए। सरकार के कई मंत्री भी पहुंचे, नेता भी पहुंचे।
और आज भी 10 तारीख की अगर बात की जाए तो 10 तारीख को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी फिर पहुंचे उनके घर पर, अवनीत पी कुमार के घर पर गृह सचिव सुमिता मिश्रा पहुंची और सबकी तरफ से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और यह भी कहा गया कि परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं। इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी भी चल रही है। कुछ संगठनों ने ऐलान किया कि वो अब इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी करेंगे। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और हर एक तरफ से इस मामले में गंभीरता दिखाई जा रही है और दिखाने की जरूरत भी है। और दूसरी तरफ इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। एक दूसरे पर निशाने भी साधे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में डीजीपी वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस का मामला लगातार गरमाया हुआ है और हरियाणा के इतिहास में पहली बार है जब किसी मामले में एक साथ करीब 15 आईएएस और आईपीएस मौजूदा और पूर्व अधिकारियों पर शिकायत दर्ज की गई हो। देर रात चंडीगढ़ पुलिस ने वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज की, लेकिन पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अवनीत पी कुमार ने इस एफआईआर पर ऐतराज जताया। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को पत्र देकर कहा, एप्लीकेशन देकर कहा कि एफआईआर में आरोपी अफसरों के नाम अलग से कॉलम में नहीं लिखे गए, एफआईआर को फिक्स फॉर्मेट में लिखा जाए। आईएएस अवनीत पी कुमार की चिट्ठी में क्या लिखा? एफआईआर में आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखे गए। SC/ST एक्ट की धाराओं को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। एफआईआर की बिना हस्ताक्षर वाली और अधूरी कॉपी मुझे दे दी गई। सुसाइड नोट की कॉपी पुलिस ने अब तक नहीं दी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र विजारनिया का नाम एफआईआर में नहीं। आरोपियों के नाम कॉलम नंबर 7 में लिखने की मांग। अवनीत पी कुमार ने एफआईआर में तुरंत संशोधन की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने जहां परिवार को सुरक्षा प्रदान की है, तो वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। आईजी पुष्पेंद्र कुमार के नेतृत्व में एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी को हेड आईजी पुष्पेंद्र कुमार करेंगे, तो वहीं सदस्य के तौर पर आईपीएस कमलदीप कौर, केएम प्रियंका एसपी सिटी, चरणजीत सिंह विर्क डीएसपी, गुरजीत कौर एसडीपीओ और जयवीर राणा एसएचओ इस एसआईटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो वहीं इस मामले ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। राजनीतिक बयान तेज हो चुके हैं। कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ जाति भेदभाव का मुद्दा उठाया जा रहा है। जब इस लेवल का अफसर को ये करना पड़ा तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है और उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर सीनियर पुलिस अफसर के साथ ऐसा हो सकता है, इतनी उनकी प्रताड़ना हो सकती है और उन्हें कहीं न्याय की उम्मीद भी ना रहे, कौन चाहेगा अपनी जान लेना? अपने बच्चे, परिवार, उनकी वाइफ खुद सीनियर आईएएस अफसर है, तो इतनी परेशानी क्यों पैदा हुई? ये पूरे सरकार का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है कि जब एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को न्याय नहीं मिल सकता तो इस सरकार में साधारण गरीब आदमी को, वो सामान्य वर्ग से हो, वो SC/BC समाज से हो, उसको न्याय कैसे मिलेगा? सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एक होनहार ऑफिसर, अगर वो इस तरीके से सुसाइड के लिए मजबूर हों और जिस तरह की सुसाइड नोट के आधार पर उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने जो पुलिस को कंप्लेंट दी, जिसमें पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं, वो आरोपी बने उस पुलिस कंप्लेंट में, ऐसे में पूरा सिस्टम ही संदेह के घेरे में आ जाता है। तो वहीं इनेलो की तरफ से भी इस मामले पर बयान सामने आया। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे पूर्व में वाई पूर्ण कुमार जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए और
पीड़ित परिवार को न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं और उन्हें साथ और समर्थन इस दुख की घड़ी में उनका हौसला बढ़ाने आए। आज इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी उनको आश्वासन दे के आए हैं कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और जब न्याय नहीं मिलता तो फिर इस प्रकार की घड़ी आ जाती है कि मुख्यमंत्री जी इनको आश्वासन देकर गए थे कि तुरंत से कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर भी लिपापोती कर दी और उस पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ। इसलिए अभी तक पीड़ित परिवार पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार नहीं। बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आए। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि जो भी जरूरी है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये मामला बहुत पेचीदा है। एक सफल अधिकारी का यूं चले जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुखद है, आत्महत्या की है उन्होंने। अब क्या परिस्थितियां रही, क्या मामले रहे, क्योंकि सारा मामला भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कुछ इस पे अभी कहने की आवश्यकता नहीं। जो भी कार्रवाई बनती है, जिसके खिलाफ बनती है, वो पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। इसमें हरियाणा का बहुत ज्यादा कोई रोल रहने वाला है नहीं, क्योंकि मामला सारा चंडीगढ़ का है। परंतु वो अधिकारी हमारा था और मेरे तो समाज का ही था वो, तो दुखद है। एक काबिल अफसर था। अब सारी परिस्थितियां, सारी डिटेल बाद में जब आएगी, अब कोई कार्रवाई बनेगी, उसकी क्या छानबीन होगी, उसमें सारी बातें तब आएंगी। परंतु कुल मिला के ये दुर्घटनापूर्ण है, एक कामयाब अफसर का इस प्रकार से चले जाना। हमारी पार्टी में सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने के अधिकार दिए जाते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन से मनोवादी की बात कर रहे हैं ये मालूम नहीं। न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश भर में आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले की चर्चा है। तरह तरह के बयान, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामाजिक संगठनों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से और राजनेताओं की तरफ से आ रही हैं। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।